Yes, this page was discussed. Now we are going to start this new work, algebraic relation between MPC and multiply. If you want to just understand now, you can see later on with the help of pics I will send. You are requested to note down all these things in your own handwriting in your notebook. Okay. So let us start how to do. So in the previous topic, we have already read about the point of equilibrium. Where does this equality takes place? Wherever it takes place, that point is called this point of equilibrium. Okay, equilibrium level of income, या उसी को कह देते हैं equilibrium level of employment or output, one and the same thing. So where does that equilibrium take place? It takes place when aggregate demand for all goods and services is equal to aggregate supply. तो हम ऐसे भी we can write it, aggregate supply is equal to AD या AD is equal to AS. एक ही बात है, किसी भी चीज को आगे पीछे लिख दे, हार्डली मैटर्स बिकॉज बोथ आर इक्वल. ठीक है, तो अब AS इज इक्वल टू AD. तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ दिस एग्रीगेट सप्लाई what other term can be used? Aggregate supply is nothing else but the income. ठीक है, कैसे income है? क्योंकि aggregate supply means total flow of output, and when that total flow of output is converted in money terms, that becomes income, and then that income gets distributed among all factors. तो उसी को हम rent plus wage plus interest plus profit, उसी को ही कह दिया जाता है y means income, right? So income is equal to, now in place of this AD, let us write its components. AD is the broad sum of consumption expenditure plus investment expenditure. Okay, तो ये लिख दिया C means consumption expenditure, I means investment expenditure. Now अगर तो एक कोई भी इस इनकम में चेंज आएगा, ठीक है, इनकम जितनी भी है पहले जो भी लेवल है, अगर if there comes any change in this income level, so that means obviously there will be a change in this level of consumption as well as investment. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इनकम में चेंज आ गया तो उसके रिजल्ट के तौर पे इनमें कोई चेंज ना आ जाए. अगर नहीं आएगा तो दैट मीन्स इक्वालिटी विल नॉट बी पॉसिबल. अगर ये वैल्यू 10 की बजाय बढ़ के 15 होती है तो ये भी 10 की बजाय बढ़ के 15 होनी चाहिए. वो एक अलग बात है कि कौन सा ये इन्वेस्टमेंट 3 है या ये 2 है या ये 3 है या ये 2 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट देयर विल बी ए चेंज. ठीक है, otherwise equality will not be there. So any change in income will lead to a change in consumption as well as investment also. ठीक, तो अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकली लिखें algebraic फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब ये चेंज इसमें भी दिखाना है, डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन प्लस इसमें भी चेंज दिखाना है, आई में इन्वेस्टमेंट में, ये लिख दिया डेल्टा आई. क्यों ये लिखे डेल्टा चेंज क्यों लिखे? बिकॉज अगर यहाँ पर चेंज आता है तो इस करके. ठीक, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन वेरी इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई. ये निकालना हो तो व्हाट कैन वी डू, ये डेल्टा वाई में से ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, इट विल बी डेल्टा वाई माइनस ये डेल्टा सी हो गया. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी. ठीक, अच्छा, अब हमें पता है, अब हमने ये सारे चीज को वी हैव टू कोरिलेट विद द मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट. तो अब क्या है, नाउ वी नो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. कल वाला जो फॉर्मूला किया था ना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई. ठीक, अब ये वाला जो डेल्टा आई है डिनोमिनेटर, नाउ लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा आई हियर. ये वाली जो वैल्यू निकाली ना, ये वाली वैल्यू, नाउ दिस वैल्यू इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ दिस डेल्टा आई. तो लिख दिया, नाउ पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा आई इन दिस इक्वेशन नंबर 1. तो अब क्या करेंगे, ये हो गया डेल्टा वाई divided by, in place of this delta I, now we write this value. ये लिख दिया हमने, ये आ गया delta y minus delta c. Now what to do, अब ये जो मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग मेरी राइट साइड बनती है इक्वल टू के बाद, ठीक है, इधर ये वाली जो राइट साइड है, now it is to be divided both numerator and denominator, it is to be divided by delta y. ठीक है, तो यहाँ we have written, now divide the numerator and denominator of right side by delta y. तो अगर डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं तो व्हाट हैपेंस, ये डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो तो इट विल गेट कैंसिल, ये कट के आ गया 1 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, ये डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, क्योंकि दोनों को ही डेल्टा वाई से डिवाइड करना है. ठीक, अब आप देखो ये जो डेल्टा वाई से डिवाइड हो रहा है, इट इज ए कॉमन डिवाइडर, ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना. इक्वेशन में ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं मैथ्स में आपने किया हुआ है, तो ये डेल्टा वाई इज डिवाइडिंग दिस डेल्टा वाई एज वेल एज इट इज डिवाइडिंग दिस डेल्टा सी ऑल्सो.
तो अगर हम इसको सेपरेट करके इफ वी वांट टू राइट तो देन वी कैन राइट इट एज दिस. ये लिख दिया, ये डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, हियर इट इज रिटन. देन दिस साइन ऑफ माइनस, ये माइनस का साइन सेपरेट कर लिया, दिस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा वाई, ये लिख दिया, सेपरेट कर दिया. ठीक है, तो अब ये अगेन दीज आर सेम, ऊपर नीचे सेम वैल्यू इज देयर, तो इट गेट्स कैंसल्ड. ये आ गया 1, बच गया हमारे पास 1 माइनस ये वाला ऊपर वाला 1 दिस डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, ये आ गया. नाउ वी नो this delta c over delta y. What is the other name for this term? It is nothing else but MPC. In place of this delta c over delta y, we can write the term, name of the term MPC. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 1, ये वाला 1 डिवाइडेड बाय ये वाला 1, ये लिखते हैं 1 माइनस, in place of delta c over delta y, we can write MPC. ठीक, तो now we have to encircle this equation. This is the relation between multiplier and MPC. ठीक है, आगे अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको पता चल जाएगा. जब भी जो भी MPC की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वी कैन कैलकुलेट K की वैल्यू. अच्छा, अब नाउ एक और वेरी इजी वे, नाउ K कैन ऑल्सो बी शोन एज दिस 1 डिवाइडेड बाय, नाउ इन प्लेस ऑफ दिस 1 माइनस MPC वी कैन राइट MPS ऑल्सो. क्यों कर सकते हैं? बिकॉज वी नो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. ये पहले किया था ना पिछले चैप्टर में रिलेशन. तो MPC प्लस MPS होता है 1. तो अगर हमने निकालना हो MPS तो क्या करेंगे? ये 1 में से MPC को माइनस करते हैं. तो नाउ सेम थिंग इज हियर, ये इन प्लेस ऑफ दिस 1 माइनस MPC वी कैन राइट दिस MPS ऑल्सो. सो एज पर द सिचुएशन, वेयर एवर वी मे रिक्वायर, either we can make use of this method or we can make use of this method or we can make use of ये दिस मेथड, ये वाला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई. आगे न्यूमेरिकल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द अलजेब्रिक रिलेशन. अल्टीमेटली वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. याद कर लो एक बार फिर से, K इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस MPC और K इज इक्वल टू 1 ओवर MPS. राइट, ओके, दिस वाज द अलजेब्रिक रिलेशन. अच्छा, नाउ ये मैंने फिर से लिख दिया. सो K कैन बी इक्वल टू दिस और K कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस मैनर or K can also be calculated in this manner, right? अच्छा, अब ये फिर से, this is just the repetition. Multiplier K that has positive or direct relation with MPC and it has negative or inverse relation with MPS. This you need to learn because 1 mark question में it can be there कि what is the relation between MPC and K. तो then आप लिखोगे direct relation या positive. फिर आ सकता है क्वेश्चन 1 मार्क में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPS, तो आप लिखोगे देयर इज नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन. तो याद कर लेना इसको. अच्छा, नाउ नेक्स्ट है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. ज्यादा से ज्यादा व्हाट कैन बी एंड मिनिमम व्हाट कैन बी. ठीक है, तो अब जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है दैट इज रिटन हियर. रेंज का मतलब कि किन वैल्यूज के बीच में ये वेरी कर सकता है. तो रेंज ऑफ मल्टीप्लायर इज बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी. ठीक है, फिर फॉर्मूला की फॉर्म में अगर लिखना हो तो K कैन बी लेस देन और इक्वल टू, ये नीचे इक्वल टू का साइन है, लेस देन और इक्वल टू 1 मिनिमम, और K कैन बी लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी. अब ये कैसे हो सकता है? हाउ आर दीज टू कंडीशंस सिचुएशंस पॉसिबल? अब चेक कर लेते हैं कैसे बन सकती है ये चीज. नाउ लेट अस सी. नाउ अगेन रिटन द सेम फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC. ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए MPC है इक्वल टू 1. तो MPC इक्वल टू 1 कब होगी? ना वो याद करो जरा. MPC का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई. इसका मतलब जितनी हमारी इंक्रीज हुई है, इनकम चेंज हुई है, वो सारी की सारी हम खर्च कर रहे हैं. मेरी इनकम 5000 से बढ़ के हो गई 6000 और मेरा खर्च 3000 से बढ़ के हो गया 4000. ठीक है, मेरी 1000 रुपये इनकम बढ़ी और मैंने सारे के सारे वो बढ़े हुए 1000 रुपये खर्च भी कर लिए. तो तभी ये इक्वल टू 1 होगा ना, तभी डेल्टा C और डेल्टा वाई 1 होगा. जितने पैसे मेरे बढ़े उतने ही मैंने सारे खर्च कर लिए. ठीक, तो MPC कैन बी 1. अगेन इट इज एक्सट्रीम सिचुएशन बिकॉज ऑलवेज इट डज नॉट हैपन, पर फिर भी हम एक्सट्रीम ही यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. तो अगर ये MPC 1 है तो नाउ व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ K, पुट द वैल्यू ऑफ MPC हियर. तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1. MPC की जगह 1 लिख दिया, ये 1 और 1 कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0. तो 1 डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी. तो दैट मीन्स कि अगर MPC इज इक्वल टू 1 एट द मोस्ट,
तो एट दैट टाइम वैल्यू ऑफ के कैन बी एट द मोस्ट इट कैन बी इंफिनिटी, मतलब गिनती नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, पता नहीं कौन सा नंबर है, इनफाइनाइट, मतलब या पता ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो एंड ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो इंफिनिटी। अच्छा, नाउ अदर एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, इफ एमपीसी इज जीरो, एमपीसी जीरो कब होगी, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, ठीक है, अगर हमने सारे के सारे इंक्रीज्ड इनकम को सेव कर लिया, ठीक है, 1000 रुपए मेरी इनकम बढ़ी, मैंने सारे 1000 रुपए 1000 रुपीज मैंने बचा लिए, आई डिड नॉट स्पेंड एनीथिंग, तो दैट मीन्स माई डेल्टा सी इज जीरो, ठीक है, तभी एमपीसी जीरो होगी। तो ये अगर एमपीसी जीरो है तो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ के, लेट अस सी, अगेन सेम फॉर्मूला 1 over 1 minus एमपीसी, दैट इज 1 over 1 minus एमपीसी की जगह वी कैन राइट जीरो, तो ये आ गया 1 over 1, ठीक है ना, जीरो माइनस करे तो सेम नंबर विल बी लेफ्ट, तो 1 over 1 मतलब 1। सो दैट मीन्स कि अगर एमपीसी इज जीरो एट द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, तो देन के की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसका मतलब है, फिर अगेन उसको न्यूमेरिकली लिख दिया, इफ सो व्हेन एमपीसी इज जीरो के कैन बी इक्वल टू 1, and when MPC is 1 then K can be equal to infinity. Now since these two are extreme possibilities, हमेशा ऐसे होता नहीं है in routine life, in daily life, तो same way ये भी K की जो है these are extreme values, ठीक है, so extreme values का मतलब भी कभी कभार at the most हो सकता है, तो that means normally value of K will vary between this 1 and infinity, तभी ऊपर लिखा है ना रेंज, तो या तो K की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, या 1 से ज्यादा होगी और इंफिनिटी से कम होगी, मतलब इन बिटवीन हमारा नंबर आ सकता है। सो सिंस एमपीसी कैन नॉट एज्यूम, ये मैंने फिर से लिख दिया, एमपीसी कैन नॉट एज्यूम एनी वैल्यू एट द मोस्ट अदर देन 0 and 1, कोई रेपिटेशन है, सो के रेंजेस बिटवीन 1 and इंफिनिटी, ये इसके बीच में ही आंसर हमारा आएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ आई गिव यू वन न्यूमेरिकल, यू प्लीज डू इन योर नोटबुक, राइट डाउन, आप करिए, मैं बताती हूँ आपको। Find value of multiplier if value of MPC is, if value of MPC is 0.5, if value of MPC is 0.5, ठीक है। Now please make use of same formula, ये वाला formula, ये apply this formula, K is equal to 1 over 1 minus MPC की जगह लिखते हैं 0.5, निकालिए कितना आया, 2 आ रहा है, 2, ओके फाइन। अच्छा, एक दो वैल्यूज और करिए, फाइंड वैल्यू ऑफ K इफ MPC इज 0.8, और एक और लिख लो, इफ वैल्यू ऑफ MPC इज 0.9, एक बार निकालना है अगर MPC है 0.8, और उसके बाद एक बार निकालना है इफ वैल्यू ऑफ MPC इज 0.9। हाँ जी, डन बेटे, कर लिया, ओके। तनवीर बताइए बेटे, इफ MPC is 0.8 then what have you got as value of 5, 5 आया ना, और अगर MPC is 9.9 then 10, ठीक है, वेरी राइट। सो अगर हमारी MPC है 0.8 तो वैल्यू आती है K की, कितना आता है 5, और अगर 0.9 तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10। नाउ यू वुड हैव सीन वन थिंग, पहले लिखा था वैल्यू ऑफ MPC 0.5, उसके बाद फिर मैंने बोला 0.8, फिर बोल दिया 0.9। Now you see all the three answers. Now what are you observing? As the value of MPC is increasing, you are seeing, you are observing value of multiplier is also increasing. आपने अभी क्वेश्चन किया ना, जब 0.5 फिल किया तो वैल्यू ऑफ K थी 2, जब आपने 0.8 फिल किया MPC बढ़ गई, तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, अगेन MPC 0.9 हो गई और बढ़ गई,
तो ये वैल्यू आ गई 10। तो मतलब ये है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। अब आप घर पे बाद में करके देख लेना, सारी वैल्यूज पुट करके देख लेना, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इफ एमपीसी इज 0, फिर उसके बाद फिल करना इफ एमपीसी इज 0.1, फिर एमपीसी 0.2, 0.3, सारे करके देख लेना अप टू 0.9। तो यू विल सी ए टेंडेंसी दैट एज एमपीसी इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। चलो जी, ये 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉपिक इज, ये मैंने बता दिया, आप यू कैन सी इन योर बुक। एक दिया हुआ है दिस मल्टीप्लायर एंड एमपीसी ऑल्टरनेट वे। ये नहीं करना ऑल्टरनेट वे, यू कैन कैंसल इट, हमने ऑलरेडी यही फॉर्मूला कर लिया, दिस इज मोर देन इनफ। हमने ये वाली डेरिवेशन की है ना, तो ये वाली के बाद में बुक में थोड़ा और तरह से दिया हुआ है, हार्डली मैटर्स। ये वाला इजी है, याद करना भी इजी है। तो उसके बाद एक और दिया ऑल्टरनेट वे, यू कैन क्रॉस दैट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर बता दिया मल्टीप्लायर इन टर्म्स ऑफ एमपीएस, एमपीसी, ये जो अभी न्यूमेरिकल की हमने, यही है सारा कुछ। वन टेबल इज गिवन, उसमें भी वो डिफरेंट वैल्यूज आर गिवन, व्हेन यू रीड यू विल कम टू नो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स। फिर मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ये 1 और इंफिनिटी वाला ये पार्ट भी हो गया। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट पेज, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। यू कैन सी ऑन योर बुक, पेज नंबर में भी डिफरेंट, बिकॉज मेरे पास ओल्ड बुक है, तो मैं, इन माई बुक इट इज पेज नंबर 8.12। अब अपना चेक कर लो, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इसमें क्या करना है, with the help of a numerical example we have to show how does this multiplier work। ठीक है, ये कैसे काम करता है, इसकी क्या प्रोसेस क्या है। तो अब क्या है, इमेजिन कर लिया, ये इमेजिनरी टेबल है। मान लो कि इकोनॉमी के अंदर इन द बिगनिंग नथिंग हैज बीन डन, कोई काम नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल कह रही हूँ। ठीक है, तो इनिशियल ऐसे 4 कॉलम्स आर टू बी मेड, 4-5 कॉलम। फर्स्ट कॉलम पे वी कैन राइट स्टेज और राउंड। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ऐसे स्टेज लिख लो, राउंड लिख लो, दोनों ही ठीक है। उसके बाद वी विल राइट चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई। देन वी कैन राइट चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई। आफ्टर दैट चेंज इन कंजम्पशन, आफ्टर दैट लास्ट कॉलम चेंज इन सेविंग। ठीक है, चेंज इन सेविंग को लिख दिया डेल्टा एस, इसको लिख दिया डेल्टा सी। अच्छा, अब एग्जाम्पल में क्या माना हमने कि मान लो स्टेज है फर्स्ट, ये 1 है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये 1 है, पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। तो मतलब शुरू में, बिगनिंग में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज हैज बीन मेड। ठीक है, बुक में कोई और एग्जांपल, बुक में भी यही है शायद, हाँ जी। अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, जरूरी नहीं 100 ही मानना है, आप चाहे 500 मान लो, 1000 मान लो, 10,000 मान लो, एनी वैल्यू कोई भी आप करोगे, यू कैन डू। 100 वाला थोड़ा ईजी होता है करना जल्दी इस करके। तो सपोज इन द वेरी बिगनिंग, इन द इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज, 100 रुपी की इन्वेस्टमेंट की गई है। तो अब 100 रुपीज की जब इन्वेस्टमेंट की, तो दैट मीन्स कि 100 रुपीज के बराबर का खर्च किया गया होगा। जो भी मशीनें खरीदी हैं, जो कुछ भी किया गया है, जो भी सामान खरीदा है, वो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया गया, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड। तो वो जो एक्सपेंडिचर किया गया है, दैट मीन्स उन मशीनों को जिन लोगों ने बनाया होगा, वो 100 रुपए उन लोगों के पास गए। किसी के पास रेंट के फॉर्म में गए हैं, किसी के पास इंटरेस्ट के फॉर्म में, किसी के पास वेजेस की फॉर्म में, या प्रॉफिट की फॉर्म में। ठीक है, मतलब दोज रुपीज दे हैव गॉट इन चेंज्ड और कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इन दिस इनकम। मतलब जो भी खर्च किया है इन्वेस्टमेंट का, वो एक तरह से बिगनिंग में उतनी ही इनकम इंक्रीज हुई है, 100 रुपए ही इनकम लोगों की मिली होगी उनको, चेंज इन इनकम। अच्छा, अब क्या माना है, नाउ वी हैव सपोज्ड कि मान लो लोगों की जो एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मान लीजिए वो है 0.5। आप यहाँ पर अगर 0.5 नहीं लेना चाहते, यू वांट टू टेक एनी अदर नंबर, 0.6, 7, 0.23, कोई भी नंबर आप ले लो जो आपका दिल करे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं यही लेना है। तो मैंने इस करके लिया है, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल एमपीसी इज 0.5, तो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब लोगों की इनकम है 100 रुपीज। ठीक है, अब इस 100 रुपीज में से 0.5 का मतलब कि आधा जो है 50%, ये इनकम खर्च कर ली जाएगी। आप चेक करके काउंट कर कैलकुलेट करके देखो, 100 का 0.5, 0.5 एमपीसी का मतलब आधा, 1/2, आधी इनकम खर्च कर ली जाती है। तो 100 की आधी इनकम खर्च हो गई, मतलब 50 रुपीज आर बीइंग कंज्यूम्ड। 50 रुपीज का हो गया ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो चेंज इन कंजम्पशन आया 50 रुपीज। ठीक, अब सेविंग कितनी बच गई, 100 रुपीज की इनकम है, 50 रुपीज उसमें से स्पेंड कर लिए, तो बाकी कितने बच गए, 100 - 50, 50। ठीक है,
ये कब होगा? जब लोगों की जो एमपीसी है इकोनॉमी में वो 0.5 है, हाफ है, तो ये होगा। हाफ का मतलब कि हम अपनी जितनी भी इनकम है उसमें से आधी खर्च कर लेते हैं, आधी बचा लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया 50। नाउ वी ऑलरेडी नो द रिलेशन कि जो ये 50 रुपीज का एक्सपेंडिचर है, इस इन लोगों ने खर्च किया या इस पर्सन ने खर्च किया 50 रुपीज का एक्सपेंडिचर। नाउ दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बिकम द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन। तो इस आदमी की ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जहां पर भी इसने खर्च किया होगा तो ये 50 रुपीज किसी दूसरे पर्सन की, अनदर पर्सन की ये इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे लाइन लगा के एरो सा लगा दिया, ओनली टू अंडरस्टैंड कि ये 50 रुपीज इसका पहले पर्सन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नाउ इट हैज बिकम इनकम ऑफ सम अदर पर्सन। अब अदर पर्सन की भी इकोनॉमी के अंदर एमपीसी सभी की 0.5 है, तो अब अदर पर्सन क्या करेगा, 50 रुपीज में से आधा वो खर्च कर लेगा, दैट मीन्स 50 का हाफ कितना हो गया 25, और रेस्ट जो हाफ है दैट इज बाकी के बचे हुए 25 दैट विल बी सेव्ड। तो ऐसे लिख देंगे 50 रुपीज इनकम में चेंज आया, उसमें से 25 खर्च करिए, उसमें से 25 सेव करिए, ठीक। अब अगेन ये पर्सन ने जो 25 स्पेंड किए थे, इसका हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नाउ इट विल बिकम इनकम ऑफ सम थर्ड पर्सन। तो ये ऐसे एरो लगा दिया, लाइन लगा दी, 25 इसका खर्च और इस पर्सन की इनकम, ठीक। अब अगेन वही प्रोसेस चलना है, एमपीसी क्योंकि हाफ है 0.5 है, तो 25 का हाफ कितना होता है, इट इज 12.5, दैट विल बी कंज्यूम्ड, और बाकी के 12.5 विल बी सेव। हाफ हाफ करते जाना है, जो भी वैल्यू आएगी उसका हाफ हाफ, ठीक है। अगेन नाउ सेम प्रोसेस, अब ये 12.5 इस आदमी का खर्च है, इट विल बिकम द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन, ठीक। मतलब ये एक साइकिल चल रहा है, आगे के आगे लोग चले जा रहे हैं, ठीक। तो अब 12.5 अगेन इसका हाफ विल बी कंज्यूम्ड एंड हाफ विल बी सेव्ड। तो इसका हाफ हो जाता है, क्यों हाफ? क्योंकि एमपीसी हाफ है 0.5 है, तो 6.25 हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 6.25 रुपीज सेव कर लिए। अब अगेन इसका ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगले पर्सन की इनकम, मतलब आप जितना इसको एक्सटेंड कर सकते हो, जितनी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ तक मेरे से आराम से हो गई, तो आप भी सभी इतना कर सकते हैं। तो 6.25 का हाफ हो गया 3.125 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और बाकी का 3.125 हो गया सेविंग, ठीक है। फिर अगेन एक साइकिल और कर लेते हैं, 3.125 का ये इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट पर्सन की इनकम। अब इसका हाफ कर लो, ये वैसे 3 डिजिट्स में आ रहा था तो आई हैव रिटन ओनली 2 डिजिट्स, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1.56 अब आगे क्योंकि कैलकुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट, इतना कौन टाइम नहीं होता है, तो आगे आपने डैश 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 लगा लेना, ठीक है। अगर ये आप 5-6 भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 4 तो कर लेनी है। आगे आप डॉटेड लाइन यू कैन यूज, भाई डॉटेड लाइन का मतलब इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द टेबल ऑल्सो, ठीक, सेम प्रोसेस। तो नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ वी हैव टू मेक द टोटल्स कि क्या हुआ इफेक्ट। नाउ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कितनी हुई थी, ओनली 100, इसमें और कोई इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज नहीं हुई, वो 100 ही रहेगा, ये टोटल, ये और कुछ है ही नहीं, और कुछ नथिंग हैज बीन इन्वेस्टेड, तो दिस विल रिमेन सेम, टोटल 100। अब इसका टोटल चेंज इन इनकम, इसका टोटल कितना होगा, हाउ विल वी कम टू नो कि ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज व्हाट टोटल चेंज विल कम इन दिस इनकम। तो उसके लिए फर्स्टली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाना है, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ k, क्योंकि हमें वी आर ऑलरेडी नोइंग वैल्यू ऑफ दिस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वो दिया हुआ है हमें 100, ये तो पता है। ये हमने निकालना है कि इनकम कितनी चेंज होगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए वी नीड अनदर वैल्यू k। तो हाउ कैन वी कम टू नो अबाउट k? k कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी, ठीक है, जो भी पीछे अप्लाई किया था। नाउ अगेन 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू एज पर दिस टेबल वी हैव अज्यूम्ड इट 0.5, तो लेट अस फिल दिस 0.5। तो अगर सब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ आ जाएगा वापस, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, पॉइंट को हटा दे तो सारा करके हमारे पास आ जाएगा k की वैल्यू इक्वल टू 2, ठीक है, ये आ गया k इज इक्वल टू 2। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ 2 हियर इन दिस फॉर्मूला, तो k की जगह वी आर राइटिंग 2, इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 1, कुछ भी नहीं होता है तो 1 से ही डिवाइड होता है ना, तो इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर ये डेल्टा आई। नाउ इन प्लेस ऑफ दिस डेल्टा आई वी कैन राइट 100, क्योंकि टेबल में हमने अज्यूम किया है कि 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 इज इक्वल टू ये 1 इंटू डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन इनकम आएगा 200 रुपीज के बराबर,
क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज. तो दैट मीन्स ये जो हमने डॉटेड लाइन वी आर ड्रॉइंग हियर, तो हियर टोटल अवर टोटल इनकम विल बी, चेंज इन इनकम विल बी, हियर वी विल राइट 200. ठीक है, कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ऑफ के विच वी हैव गॉट अगेन विद द हेल्प ऑफ एमपीसी. मतलब ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. ठीक, तो अब चेंज इन कंजम्पशन कितना आएगा, ये वाला, इसका टोटल कितना होगा? अब नाउ वी नो, क्योंकि एमपीसी हाफ है, तो इसका मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ी है 200, तो उसका हाफ मतलब 50% उसका कंज्यूम हो जाएगा 100, और 50% सेव हो जाएगा, आधा खर्चा और आधा बचा लिया. ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 100. दिस विल ऑल्सो बी 100. आप अगर करना चाहो तो आप ये सारी वैल्यूज, इफ यू कंप्लीट द टेबल प्रॉपरली, जितना जितना भी डिवाइड हो रहा है, अगर एग्जैक्ट भी आप देखना चाहते हो, तो आप अगर एग्जैक्ट भी सारा एंड तक टेबल लेके आओगे, यू विल गेट दीज वैल्यूज. ठीक है, सो दिस न्यूमेरिकल एग्जांपल, इट इज मोस्टली इट इज यूज्ड व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स कि शो द वर्किंग ऑफ या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जांपल. ठीक है, तब देना है हमने ये वाला, राइट. तो देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम इक्वल टू रुपीज 200 ड्यू टू एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 100. ठीक है, तो ये फिर आपने बाद में बुक में साइड पे पॉइंट्स हैव बीन मेड, तो आपने अपनी जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन है, वेरी शॉर्ट 4-5 पॉइंट्स आर टू बी मेड एक्सप्लेनेशन के, ये टेबल को एक्सप्लेन करते हुए टेबल दे देना, और एंड में ये कंक्लूजन कर देना. ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वर्किंग. नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. नाउ यू प्लीज सी, लास्ट में दिया हुआ है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, अब क्या है, जो मल्टीप्लायर की फंक्शनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ए डबल एज्ड स्वॉर्ड. डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब होता है, जैसे स्वॉर्ड होती है ना, दोनों तरफ से उसकी एज बने होते हैं, दोनों तरफ से किसी को मारो तो दोनों तरफ से लग जाती है, चोट लगती है ना, दोनों तरफ से उसका वार होता है. तो ऐसे ही ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये इट वर्क्स ऑन 2 वेज. एक होता है इसका फॉरवर्ड एक्शन, एक होता है इसका बैकवर्ड एक्शन. अब वो कैसे होता है फॉरवर्ड एक्शन? तो व्हेन वी आर सेइंग कि भाई देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो एज ए रिजल्ट इनकम विल आल्सो इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स इनकम विल इंक्रीज. तो अगर तो इनकम इंक्रीज करती है तो हम कह देते हैं देयर इज फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, भी आगे बढ़ी है, इंक्रीज हुई है. बट उसका रिवर्स कैन ऑल्सो बी देयर. अगर देयर इज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फॉल, डिक्रीज, कम कर दी जाती है इन्वेस्टमेंट, तो उसका भी इफेक्ट होगा, उसका भी मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट होगा. बट विल दैट बी कॉल्ड, उसको कह देते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम करने से इनकम भी कम होगी, वो भी मल्टीपल टाइम्स कम होगी. ठीक, तो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि जो मल्टीप्लायर है इट वर्क्स बोथ वेज. विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इट शोज फॉरवर्ड एक्शन, and with fall in investment, decrease in investment, it shows backward action. So in your book only one diagram has been made, ये वाला बनाया हुआ है, but I have tried to, you can see in the book also, they have made only one diagram, forward action का. But I just wanted to explain to you both the sides, so I have shown the other side also. ठीक है, so बाद में ये अपनी knowledge के लिए है. तो अब आप देखो कैसे कर सकते हैं इसको. ये हो गई हमारी, दिस इज द लाइन ऑफ इनकम या एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, ये लाइन है हमारी फर्स्ट, ये एडी की लाइन. एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जब तक हमें एडी और एएस क्लियर नहीं है ना, तो वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स नाइसली. तो जिन बच्चों ने पहले नहीं रिवाइज किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स वेरी केयरफुली, क्योंकि बार बार यही चीजें आ रही हैं. ठीक है, तो ये लाइन हमने फर्स्ट लाइन जो है एडी की बना दी, ये वाली, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. ठीक, नाउ सी it is cutting, these two lines are cutting here equilibrium A point. यहाँ से एक line you can bring down to show the level of income, OY level of income is there. ठीक, अच्छा, अब क्या है, अब now मान लो there is increase in investment, तो what will happen to, अगर ये investment में और increase होती है, ठीक है, तो ये AD की line it will shift upward, ये ऊपर चली जाएगी. ये देखो ये लिखा ना, C plus I, ये तो सेम ही है, C plus I प्लस और कोई इन्वेस्टमेंट करती है और एडिशन किया है इन्वेस्टमेंट, मान लो 100 रुपीज का, 2 का, 200 का, 400, कुछ भी एनी वैल्यू. तो अगर इन्वेस्टमेंट भी चेंज किया है, बढ़ाया है, उसको प्लस किया है, तो दैट मीन्स दिस लाइन विल शिफ्ट पैरेलली अपवर्ड.
एक सेम लेवल पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी, इट्स वैल्यू विल इंक्रीज, ये ऊपर आ जाएगी। कहीं पर भी आप ड्रॉ कर दो। नाउ यू सी वेयर आर दीज टू लाइंस कटिंग, AD and AS, they are cutting at this point. इसका कुछ भी नाम रख लो आप. Then bring this line downward to check the level of income. What are we seeing? Level of income has increased from Y to Y1. ठीक है, इनकम बढ़ गई. क्यों बढ़ी? Only because of this delta I. और कोई रीजन नहीं था इसके बढ़ने का. I hope you are getting my point. क्यों? बाकी सारा कुछ तो सेम है, इनकम नहीं बढ़नी चाहिए थी, बट ये क्यों चेंज आया? This change has become possible only because कि भाई सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड, तो इस करके ये आया. तो यहाँ पर वी कैन राइट ऐसे राइट वर्ड एरो लगा के वी विल राइट फॉरवर्ड एक्शन ऑफ के या फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लाई. ठीक, अब इसके ऑपोजिट सिचुएशन भी हम दिखा सकते हैं. तो ये लिख दिया मैंने, मीन्स मतलब दिस डायग्राम मीन्स विद एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेस. अब दूसरी सिचुएशन, अब मान लो ओरिजिनली ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे एडी की ये लाइन थी C प्लस आई, और ये हमारा लेवल ऑफ इनकम था कमिंग डाउन दिस लाइन OY. अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट में कमी कर दी गई है, इन्वेस्टमेंट को घटा दिया है कुछ, मतलब आपको याद है डिसइन्वेस्टमेंट घटाने का मतलब होता है भाई कुछ विदड्रॉ कर लिया, कुछ शेयर बेच दिए, कुछ हिस्सा बेच दिया प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया. ठीक है, तो अगर रिड्यूस करेंगे तो देन दिस AD की लाइन इट विल कम डाउन. ये क्या लिखा हमने, C प्लस आई माइनस डेल्टा इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, अपनी ओनरशिप खत्म हो गई, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई. तो एज ए रिजल्ट दिस लाइन विल कम डाउन. नाउ इट इज बोथ आर बिकमिंग इक्वल ADS यहाँ पे, और इनकम लेवल हमारा शो हो रहा है OY1 पे. अब आप देखो एरो कैसे लगाना होता है, एरो देखना होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ओरिजिनल सिचुएशन. तो अर्लियर इनकम वाज Y, अब कम होके लेफ्टवर्ड जा रही है, बैकवर्ड को हो रही है ना, पीछे हो रही है, तो ये बैकवर्ड एरो. तो हियर इसका मतलब ये जो डिक्रीज इन इनकम हुआ है, fall in income हुआ है, it has taken place only because of this fall in investment. There was no other reason of this fall in income. It has happened only because of this decrease, कमी, fall in investment. इसके करके इसके इफेक्ट के तौर पे ये हमारा इनकम जो है कम हुआ. तो यहाँ फिर हम लिख देंगे बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लाई. बुक में ना ये सारी बात को पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ की बजाय इट्स इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ठीक है, so with this our this theory part comes to an end. So let me see the time also. Only 1 minute is left. Anyhow, so today we are finishing our work here only. You all are requested to go through all this part, and on Monday we will start our this numerical part. ठीक है जी, numericals are very interesting, you will enjoy a lot. ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला, 3 फॉर्मूलाज यूज करने हैं, उसको याद कर लेना है आज उठते बैठते खाना खाते हुए चाय पीते हुए. क्या है, डेल्टा Y ओवर डेल्टा I, 1/1 माइनस MPC, 1/MPS. जिस बच्चे ने, अच्छे बच्चे ने ये याद कर लिए, समझो उसके फुल मार्क्स आ गए. ठीक है, so with this I want to thank you all and I request Sukhdeep ma'am to end the meeting. It's almost over. Thank you all. Sukhdeep ma'am, now you can end the meeting. Okay ma'am. Thank you.